दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई समाज रहे हैं जहां नरभक्षण को सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा माना जाता था। कुछ समाज आज भी है जो आधुनिक दुनिया से अलग थलग जंगलों में रहते हैं, जैसे न्यू गिनी के कोरोवाई जनजाति, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग आज भी नरभक्षण का अभ्यास करते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से एज़टेक सभ्यता के लोगों के बारे में भी यही कहा जाता है। ये लोग लोगों की बलि चढ़ाते थे और फिर उनके शवों को खाते थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसे भी हैं जहां लोगों को नरभक्षण के लिए मजबूर होना पड़ा। उन लोगों की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उनको अपनों से ही अपनी भूख मिटानी पड़ी। जानते हैं कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जिनको आपने शायद ही सुना होगा। दोस्तों, ये 1607 की बात है। 104 अंग्रेज परिवार उत्तरी अमेरिका के तट पर पहुंचे। उन्होंने वर्जीनिया में एक बस्ती बसाई जिसे जेम्स टाउन नाम दिया गया। ये उत्तरी अमेरिका में पहली स्थायी अंग्रेजी बस्ती थी। लेकिन जेम्स टाउन बस्ती का सफर इतना आसान नहीं था। इन लोगों ने भूख और जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष किया उसे आज भी याद किया जाता है। इस बस्ती के शुरुआती साल अच्छे नहीं रहे। पहले ही साल यानी कि 1608 की सर्दियों में 104 परिवारों में से सिर्फ 38 परिवार ही जिंदा बच पाए। उसके बाद 1609 की सर्दियों में तो और भी बुरी हालत हो गई, जिसे इतिहास में भूख से मरने का समय के नाम से जाना जाता है। दरअसल भोजन की कमी के कारण जेम्स टाउन के लोग घोड़े, कुत्ते और चूहे तक को खाने को मजबूर हो गए। यहाँ तक कि चमड़ी के जूते और पट्टियों को भी उन लोगों ने भोजन बना दिया। लेकिन इनकी हालत सुधरी नहीं, बल्कि और ज़्यादा बुरी हो गई और आखिर में इन लोगों के पास एक ही रास्ता बचा, नरभक्षण। 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट ने जेम्स टाउन की बस्ती की जगह से एक 14 साल की लड़की के अवशेष खोजे, जिसे जैन नाम दिया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार जैन को खाने के लिए मारा तो नहीं गया था, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने जैन की खोपड़ी के अवशेषों से उनका पूरा चेहरा बना दिया। ये लड़की कुछ ऐसी दिखती थी। जेम्स टाउन बस्ती के एक नेता थे, जॉर्ज पर्सी। उन्होंने 1625 में नरभक्षण की घटनाओं का उल्लेख किया था। जॉर्ज पर्सी ने एक आदमी को बताया था कि उनकी गर्भवती पत्नी की एक व्यक्ति ने हत्या कर दी और फिर उस व्यक्ति ने उसके शव को खा लिया। जब ये बात जॉर्ज को पता चली तो उसने अपनी पत्नी के हत्यारे की हत्या कर दी और फिर उसके शव के साथ भी ऐसा ही किया गया। अब वैसे तो दोस्तों, इन घटनाओं पर लंबे समय तक सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की खोज ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जेम्स टाउन के लोगों ने नरभक्षण किया था। वैसे 1610 में जेम्स टाउन की बस्ती में जो लोग जिंदा बचे थे, उन लोगों ने इस जगह को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर और नए लोग आने लगे, जिस वजह से पुराने लोग भी यहीं पर रहने लगे। और फिर इनके एक नए नेता, जिनका नाम जॉन रोल्फ था, उन्होंने इस बस्ती में तंबाकू की खेती करनी शुरू की, जिसने जेम्स टाउन की बस्ती को आर्थिक रूप से समृद्ध बना दिया। दोस्तों, दूसरी घटना 1816 में घटी थी। फ्रांस का एक जहाज जिसका नाम फ्रिगेट मेंड्यूस था, वो फ्रांस से अफ्रीका की तरफ जा रहा था। लेकिन जब ये जहाज मॉरिटोनिया के तट से करीब 100 किलोमीटर दूर था तो वहीं पर समुद्र में फंस गया। जहाज में कुछ ऐसी खराबी हुई थी जिसकी वजह से वो डूबने लगा था। उस समय इस जहाज पर 400 लोग सवार थे। वैसे इन लोगों के पास एक लाइफ बोट भी थी, लेकिन उस पर सिर्फ 250 लोगों की ही जगह थी। इसीलिए बाद में इस जहाज के लोगों ने लकड़ी और दूसरे सामान से एक बेड़ा बनाया। अब दोस्तों, शुरुआत में उस बेड़े को लाइफ बोट से रस्सी से बांध दिया और वो लाइफ बोट उस बेड़े को खींच रही थी। लेकिन रात के समय किसी आदमी ने उस रस्सी को काट दिया, जिसकी वजह से वो बेड़ा समुद्र की लहरों के साथ बहने लगा। अब बेड़े पर सवार लोगों के लिए दुख की बात तो ये थी कि उन लोगों के पास राशन बहुत कम था, केवल एक बैग बिस्किट, जिसको उन लोगों ने पहले दिन ही खत्म कर दिया। उसके साथ उन लोगों के पास एक डिब्बा पीने का पानी था और वो भी 2 लोगों की लड़ाई की वजह से समंदर में गिर गया। अब उन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वैसे उन लोगों के पास कुछ पीपे शराब की थी जो उन लोगों ने पीनी शुरू कर दी। लेकिन लोगों की भूख और प्यास ने जल्दी बेड़े पर अराजकता को जन्म दे दिया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पहले दिन ही बेड़े पर लोग लड़ने शुरू हो गए और करीब 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वैसे वो बेड़ा काफ़ी कमज़ोर था और लोग ज़्यादा थे। यही वजह थी कि कुछ लोग तूफान में मारे गए तो कुछ लोग समुद्र की लहरों के साथ चले गए और कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो भूख प्यास और बेड़े पर फैली अराजकता को देख समुद्र में कूद गए। अब बेड़े पर जितने भी लोग सवार थे वो भूख और प्यास से व्याकुल थे और आखिर में उन लोगों ने भी
नरभक्षण का सहारा लिया। अब बेड़े पर जो आदमी ताकतवर था, जिंदगी उसी का साथ दे रही थी, और जो व्यक्ति कमजोर थे वो ताकतवर को जिंदा रखने के लिए उसका भोजन बन रहे थे। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 8वें दिन तक बेड़े पर सबसे मजबूत लोगों ने कमजोर लोगों को या तो समुद्र में फेंक दिया या फिर उनकी हत्या कर दी, और अब सिर्फ इस बेड़े पर 15 लोग जिंदा बचे थे। वैसे बचे हुए ये 15 लोग करीब 4 दिनों तक समुद्र में भटकते रहे, और आखिरकार इस बेड़े को गलती से आग्रेस नामक एक व्यक्ति ने देख लिया। उस व्यक्ति के पास जहाज था और उसने इन 15 लोगों को अपने जहाज पर बैठा दिया। इस घटना के करीब 2 साल बाद थियोडोर नाम के एक पेंटर ने मेंड्यूज का बेड़ा नामक एक पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये अगली घटना तो और ज्यादा हैरान करने वाली है। ये बात है 1820 की। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड जूनियर के पास एक जहाज था जिसका नाम था एक्सेस। एक बार जॉर्ज अपने 20 साथियों के साथ अमेरिका के तट से 3700 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। ये नवंबर 1820 की बात है, जब कैप्टन पोलार्ड एक छोटी सी नाव लेकर मछली पकड़ने गए थे। तभी पीछे से उस जहाज पर एक व्हेल ने हमला कर दिया। ये शुक्राणु व्हेल थी जिसकी लंबाई करीब 85 फीट थी। जब पोलार्ड अपनी नाव लेकर वापस आए तब तक वो जहाज पूरी तरह टूट चुका था। वैसे उसका चालक दल बच गया और बाद में वो सभी लोग नाव में बैठकर तट की तरफ निकल पड़े। अब वैसे तो दोस्तों, जहाँ पर यह घटना हुई थी उससे थोड़ी ही दूर एक छोटा सा आइलैंड था, लेकिन पोलार्ड और उसके साथियों का ये मानना था कि इस आइलैंड पर नरभक्षी लोग रहते हैं। अब हैरानी की बात है कि पोलार्ड और उसके साथी नरभक्षी लोगों से डर गए, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये लोग खुद नरभक्षी बन जाएंगे। अब वैसे तो पोलार्ड और उनके साथियों के पास जहाज से बचाया हुआ खाना था, लेकिन समुद्र के नमकीन पानी की वजह से वो खाना खराब हो गया। वैसे ये सभी लोग कुछ हफ्तों तक समुद्र में यात्रा करते रहे और आखिर में ये लोग पहुंचे हेंडरसन आइलैंड पर। लेकिन जब ये लोग उस आइलैंड पर पहुंचे तो यह आइलैंड काफी बंजर था, इसीलिए 20 में से सिर्फ 3 लोग ही इस आइलैंड पर रुके और बाकी के 17 लोग वापस नाव में बैठकर सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों, इनके पास खाना पीना तो नहीं था और इसीलिए इन 17 लोगों ने आखिर में एक फैसला लिया, नरभक्षण का। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इन 17 लोगों ने एक तिनके से ये डिसाइड किया कि किस आदमी का बलिदान दिया जाएगा, यानी कि टॉस किया गया। और इसी स्थिति की वजह से पोलार्ड नाम के इस कैप्टन को अपने चचेरे भाई को खाना पड़ा। अब वैसे तो पोलार्ड और उसके साथी कई हफ्तों तक समुद्र में घूमते रहे, लेकिन आखिर में एक ब्रिटिश जहाज मिल गया और उस जहाज के लोगों ने इन लोगों को बचा लिया। अब दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 17 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बच पाए। और जब इन लोगों को नाव से बचाया गया तो उस नाव पर 3 कंकाल भी मिले जो इन्हीं के साथियों के थे। वैसे जब इन 5 लोगों को बचाया गया तो इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि इनको पता ही नहीं था कि इन लोगों को बचा लिया गया है। खैर, बाद में जो हेंडरसन द्वीप पर 3 लोग रुके थे उन लोगों को भी बचा लिया गया। खैर, उस समय इन लोगों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि ये बचाए जाने की खुशी मना सके, लेकिन बाद में ये 8 लोग आपस में मिले जिन्होंने अपने 12 साथियों को खोया अपने ही हाथों से। दोस्तों, 2015 में इस त्रासदी पर एक फिल्म आई थी, इन द हार्ट ऑफ द सी। इस फिल्म में इन लोगों की कहानी बताई गई थी जो वाकई हैरान करती है। दोस्तों, ये अगली घटना 1874 की है। एल्फ्रेड पैकर नाम का एक अमेरिकी नागरिक सोने की खोज में अपना जीवन व्यतीत करता था। वैसे 19वीं शताब्दी में अमेरिका में सोने की खोज एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया था। इसीलिए 9 फरवरी 1974 को एल्फ्रेड पैकर अपने 5 साथियों के साथ कोलोराडो की बर्फीली और दुर्गम पहाड़ियों में गया सोने की खोज में। ये इलाका बेहद खतरनाक था, जहाँ ठंड और भूख सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। ये 6 लोग करीब 2 महीने तक इन पहाड़ियों में घूमते रहे, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2 महीने बाद एल्फ्रेड पैकर अकेला ही वापस लौटा। उसके 5 साथी लापता थे। वापस आकर पैकर ने यह दावा किया कि पहाड़ियों में भोजन और संसाधनों की कमी के कारण उनके दल पर भारी संकट आ गया। पैकर ने कहा कि भूख से मरने की स्थिति में उसने अपने साथियों की मृत्यु के बाद उनके शवों को खा लिया, जिससे वो किसी तरह अपनी जान बचा सका। वैसे पैकर के इस बयान से अमेरिकी पुलिस और जनता में हड़कंप मच गया और पुलिस ने इस घटना की गहराई से जांच करनी शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने पैकर से कड़ी पूछताछ की और मानसिक दबाव डाला, जिसे आखिर में पैकर ने सच्चाई बताई। पैकर ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसको इंसानी शव खाने का शौक था और उसने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए ही सोने की खोज का बहाना बनाया और 5 लोगों को अपने साथ लेकर इस खतरनाक यात्रा पर निकला। पैकर ने कहा कि हम सब पहाड़ियों में यात्रा कर रहे थे तो मैंने मौका मिलते ही इन सभी लोगों की हत्या कर दी और फिर अपनी भूख मिटाई। पैकर की इस घटना ने अमेरिका को हैरान करके रख दिया। एक आदमी अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने 5 साथियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब दोस्तों, ये अगली घटना आपके होश उड़ा के रख देगी। रातू उडरे नाम का एक आदमी 19वीं शताब्दी में फिजी के एक कबीले का मुखिया था। यह आदमी मानव भक्षण में विश्वास करता था। दरअसल रातू उडरे नाम का यह आदमी अंधविश्वासी था। इसको किसी ने बताया था कि यदि ये 1000 आदमी को खा जाएगा तो यह अमर हो जाएगा। वैसे आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब भी रातू बुडरे किसी की हत्या करने के बाद मानव भक्षण करता था तो उस व्यक्ति के नाम का एक पत्र अपने पास रखता था, और जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसके पास 999 पत्र मिले थे, यानी कि 1000 में एक कम। ये 1000 व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं कर पाया और उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। खैर, रातू उडरे की मृत्यु के बाद उनके ये सभी पत्र उनकी कब्र के पास रख दिए गए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।